अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इन्वेंट्री श्रिंकेज क्या होता है, और अगर कोई एरर आ जाए इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग में, यानी हमने उसको गलती से ओवर स्टेट कर दिया हो या अंडर स्टेट कर दिया हो, तो उसकी हम क्या एंट्री पास करते हैं या फिर हम उसकी क्या एडजस्टमेंट करते हैं अपनी इन्वेंट्री अकाउंट में। सो चैप्टर है 8, इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। विलियम ज़ाका बैटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। और इस लेक्चर में हम ब्रीफ एक्सरसाइजेस 8.5, 6 और 7 हम कवर करेंगे। जो एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होती है, उससे आपकी ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बल्कि जीपी और नेट इनकम भी एक्यूरेट आता है। एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पे रिकॉर्ड करते हैं, वो भी ठीक आती है, और अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स भी आपकी एक्यूरेट आती है। लेकिन अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाए या अंडर स्टेट हो जाए, तो उसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट भी इफेक्ट होती है, और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि बैलेंस शीट में आपकी एंडिंग इन्वेंट्री या रिटेन अर्निंग होती है, वो भी आपकी इफेक्ट होती है। अगर बिगनिंग इन्वेंट्री आपकी ओवर स्टेट हो जाए, यानी आप गलती से ज्यादा लिख लें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्रॉफिट और नेट इनकम क्या हो जाता है, कम शो होता है, और वाइस वर्सा इन केस ऑफ अंडरस्टेटेड। अच्छा, क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री हम बैलेंस शीट में तो लिखते नहीं है, तो बैलेंस शीट में नो इफेक्ट आता है, लेकिन उसकी वजह से नेट इनकम क्योंकि कम या ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से रिटेन अर्निंग पे फर्क पड़ता है। अगर हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात करें, तो एंडिंग इन्वेंट्री क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का पार्ट नहीं होती, तो उस पे इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी और नेट इनकम पे फर्क पड़ता है, और फिर इसी तरह बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जो आप एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं और रिटेन अर्निंग लिखते हैं, उसको भी वो इफेक्ट करती है। अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाती है, तो नेट इनकम भी ओवर स्टेट हो जाती है, और बैलेंस शीट में आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाती है और रिटेन अर्निंग भी ओवर स्टेट हो जाती है, एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ अंडर स्टेटेड। अच्छा, फिजिकल स्टॉक या फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है? द प्राइमरी रीजन फॉर टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री इज टू एडजस्ट द perpetual inventory records for unrecorded shrinkage losses such as theft, spoilage और breakage। थेफ्ट, स्पॉयलेज या ब्रेकेज की वजह से अगर आपकी इन्वेंट्री में कमी आ जाती है, तो इसको हम इन्वेंट्री श्रिंकेज लॉस कहते हैं। और इसको फिर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इसको हम सिंपली रिकॉर्ड करते हैं एक एंट्री के जरिए, और वो एंट्री क्या होती है आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट कर देते हैं, और इन्वेंट्री हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास से कम हो रही होती है। ये किस केस की बात हो रही है? जब हम बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल शीट पे, एक्सेल शीट शेयर करते हैं और वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रीफ एक्सरसाइज है 8.6। 8.6 को हम अगर देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है? वेक्सलर कंपनी है, Wexler company's inventory is subject to shrinkage via evaporation, evaporate हो गई है, inventory shrink हो गई है। At the end of the current financial reporting period, the company's inventory had a cost of 1 lakh. Management estimate that evaporation has resulted in a 5% inventory loss, यानी 1 लाख का 5% क्या हो गया है? इन्वेंट्री लॉस हो गया है। assuming that the loss is recorded in a separate inventory account, इन्वेंट्री लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि इन्वेंट्री को आप अलहदा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अलहदा से हम उसकी एंट्री देख लेते हैं। पहले हम अगर अमाउंट कैलकुलेट करें, प्रिपेयर अ जनरल एंट्री, वो आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा है, और श्रिंकेज की जो वो वैल्यू बता रहा है, वो ये कह रहा है कि 1 लाख का कितना परसेंट लॉस हो गया है? 5% लॉस हो गया है।
तो अगर आप 1 लाख का 5% कैलकुलेट करें तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, यानी इन्वेंट्री में कितना लॉस हो गया, 5000। 5000 की इन्वेंट्री जो है वो श्रिंक हो गई है, लॉस हो गया है। अब अगर आपने इसकी रिकॉर्डिंग करना है, इसकी कैसे रिकॉर्डिंग करना है, उसने कहा है सेपरेट अकाउंट में, सेपरेट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग में हमारे पास एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम आता है। यहाँ पे डेट होती है, तो डेट हम मंथ एंड है, हमें डेट पता नहीं इसमें क्या दी हुई है, दी भी नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। और अकाउंट्स टाइटल होता है। तो लॉस बाय नेचर डेबिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो लॉस डेबिट होता है। अब ये लॉस कौन सा है, इन्वेंट्री श्रिंकेज से रिलेटेड है, तो इसको हम लिख देंगे इन्वेंट्री श्रिंकेज लॉस। और ये लॉस कितना हुआ है, ये लॉस हुआ है हमें 5000 का, तो 5000 का हमने डेबिट कर दिया। और आपके पास से क्या चीज कमी हो रही है, क्या चीज जा रही है, वो है इन्वेंट्री में कमी आ रही है। तो इन्वेंट्री में हम क्या कर देंगे, 5000 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये रिकॉर्डिंग थी, ये इसकी इन्वेंट्री श्रिंकेज की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये इसमें सवाल में दिया हुआ है सेपरेट इन्वेंट्री अकाउंट बनाना है। अगर सेपरेट इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनाना होता तो हम इसको किस में रिकॉर्ड करते, हम इसको आम तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट हम किसको करते हैं, क्रेडिट हम उसी तरह इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेपरेट इन्वेंट्री अकाउंट बनाना है, तो हमने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय इन्वेंट्री श्रिंकेज लॉस यानी सेपरेटली इसको दिखाया है। सो ये ब्रीफ एक्सरसाइज थी 8.6। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.7। और 8.7 में कोई इन्वेंट्री एरर हुआ है, वो हम चेक करते हैं कि क्या एरर हुआ है। Black and Blue Incorporation overlooked $1 lakh of inventory at the end of the year because it was stored temporarily in a warehouse owned by another company। यानी कंपनी ने अपने स्टोर रूम के बजाय या अपने वेयर हाउस के बजाय किसी और कंपनी में रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो ओवरलुक हो गया, वो भूल गए लिखना। Before discovering this error, the income statement showed, आपको सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी दिया हुआ है। और ये जो अमाउंट है ये बिफोर एरर है। रीस्टेट दीज फिगर्स टू रिफ्लेक्ट द इंक्लूजन ऑफ द ओवरलुक इन्वेंट्री। और इन्होंने कहा हुआ है कि इसको रीस्टेट करें, दोबारा लिखें। अब यहाँ पे हम इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव सेल्स, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्या है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, सेल हमें दी हुई है, गिवन है $9,90,000। इसमें से हमने लेस किया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि 5,60,000 थी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या चीज कैलकुलेट की, हमने कैलकुलेट की ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 4,30,000 जो कि हमें ये गिवन है। तो अब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि ये बिफोर एडजस्टमेंट, और यही फिगर्स हमने देनी है आफ्टर एडजस्टमेंट। तो 1000 से एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। अभी हमने जो एसोसिएशन पढ़ी थी, अगर एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होती है। अगर मैं आपको दोबारा से वो स्लाइड शेयर करवाऊं तो आप देखें, इसमें हमने पढ़ा था दिस वन, ये देखें। अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो जाए तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी क्या होती है, ओवरस्टेट हुई भी होती है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको
एडजस्ट करना होता है, और हम उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, हम उसको फिर उसी में रिकॉर्ड करके उसको एडजस्ट करते हैं। यानी कि आप यूं कह लें कि हमने सेल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेल्स हम कैसे लिख लेंगे, सेम लिखेंगे, यानी हमारी जो सेल्स है वो 9,90,000 है, नो इफेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हुई हुई है, पहले से ज्यादा आ रही है, तो हम इसमें से 1 लाख कम कर देंगे। तो 1 लाख अगर हम कम कर देंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 460 हो जाएगी, और हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो जब ये 460 हो जाएगी, और जब हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होके आ रहा होगा, बढ़ के आ रहा होगा, जो कि हमारी अमाउंट है 5,30,000। यानी एंडिंग इन्वेंट्री अगर एडजस्टमेंट के बाद बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये थी प्रॉब्लम 8, ब्रीफ एक्सरसाइज 8.7। आज के लेक्चर की हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, और वो है 8.8। इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है कि ड्यू टू इनएफिशियल ineffective controls while counting its inventory, Walker and Comer Incorporation double counted 50,000 of inventory at the end of the year. Double counted mean ये जो 50,000 हैं, दो बार, यानी 50,000 दो बार काउंट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि एक जो 50,000 है ये आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, एक बार आपने ये क्या किया है, ज्यादा काउंट कर लिया है। बिफोर डिस्कवरिंग दिस एरर द कंपनीज एंडिंग इन्वेंट्री वॉज 6,70,000, यानी ये जो 6,70,000 थी जब इफेक्ट पता नहीं चला था। हाउ विल करेक्शन ऑफ दिस एरर अफेक्ट द कंपनीज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आप देखिए आपकी जो इन्वेंट्री है, अब हमें एरर पता चल गया, हमने दो बार हमने क्योंकि काउंट की है, तो अगर हम इसको सही करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंडिंग इन्वेंट्री हमारी माइनस हो जाएगी बाय 50,000। 50,000 से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री क्या हो जानी चाहिए है, कम हो जानी चाहिए है। अच्छा, जब एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये एंडिंग इन्वेंट्री दो बार हमने काउंट की है तो हमने एक बार उसको कम कर देना है। अच्छा, जब एंडिंग इन्वेंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 50,000 से कम हो जाएगी। अब एंडिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 670, जो कि हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो हम इसमें से कितने माइनस कर देंगे, इसमें से हम 50,000 माइनस कर देंगे, तो हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, जो करेक्टेड एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 6,20,000 आ जाएगी। इसी तरह हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट हमें दी भी तो नहीं है, लेकिन जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट होगी उसमें एंडिंग इन्वेंट्री 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेंट्री टर्नओवर कवर करेंगे। टेक केयर क्लास।